हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस सीसीआई एजुकेशन नगरा के डिजिटल क्लास में। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ बिल्कुल नए प्रश्नों को लेकर के हम आ चुके हैं और इस मॉडल पेपर को करने के बाद आप निश्चित तौर पर अपनी तैयारी को 100% कंप्लीट कर लेंगे। आज का जो क्लास होगा ये सबसे स्पेशल क्लास है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस क्लास को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है और पूरा लास्ट तक आप देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस क्लास में बहुत सारी स्पेशल बातें होंगी और साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको टिप्स भी दूंगा जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर देगा। तो दोस्तों, आज का ये पूरा का पूरा सेशन बिल्कुल अंत तक आपको देखते रहना है और अपनी तैयारी को भी चेक करते रहना है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आज का क्लास भी एडीसीए और डीसीए के मॉडल पेपर पर आधारित होगा और यहाँ पर आज एडीसीए और डीसीए के अंतर्गत किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर कैसा होता है, इनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये क्लास चल रहा है और ये क्लास मैं अभी कंटिन्यू रखूँगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। तो दोस्तों, आप इसी तरह से सपोर्ट बनाए रहिए और लगातार हमारे इस सेशन के साथ जुड़िए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। दोस्तों, एक शुरू में ही आप लोगों को बात कह दें कि जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़ें और जितने भी लोग इसे अंत तक देख रहे हैं, आप लोग अपना कमेंट जरूर करिए, क्योंकि जब आप लोगों का कमेंट एक साथ लगातार आता है और उन्हें देख करके बहुत अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा हाई हो जाता है। इसके अलावा आप सभी लोग जल्दी से इस सेशन को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिएगा। जो भी लोग नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन या क्लास के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूं, सबसे पहले हम लोग कैप्शन को पूरे पावरफुल तरीके से पढ़ेंगे और हमारा कैप्शन है अंतिम वार महाप्रहार। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल एग्जाम के अंतिम समय आ चुके हैं और ये पूरी तरह से आपको महाप्रहार करना है ताकि आप अपने एग्जाम को पूरी तरह से क्रैक कर सकें, अच्छे से आपके परीक्षा हो और साथ ही साथ अच्छा आपका स्कोर आए। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा अंतिम वार है और इस पर आपको एक महाप्रहार करना है जिससे कि आपकी तैयारी 100% हो जाए और आप अपने डीसीए के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर करें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने मॉडल पेपर की तरफ और देखते हैं कि कैसा ये मॉडल पेपर है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि पूरा का पूरा ये जो पेपर होने वाला है वो 2 पार्ट में होने वाला है। पार्ट 1 में कुल 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं और वो सभी के सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो पार्ट 1 के अंतर्गत आपको हर एक प्रश्न का आंसर जो है वो करना है। सभी के सभी प्रश्न आपको पार्ट 1 में करने हैं। पार्ट 1 का जो सबसे पहला प्रश्न है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला है, यानी कि इसमें ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जिसमें 4 विकल्प आपको मिलेंगे और उन चारों का आपको राइट आंसर करना हो। दोस्तों, यहाँ पर एक और जानकारी आपको दे दें कि पहले प्रश्न में जो 10 प्रश्न हैं उन सभी के 1-1 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। यानी पहला प्रश्न अगर आप टोटली सही करते हैं तो आपके 10 मार्क्स पूरी तरह से 100% आपको मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों, जो सबसे पहला प्रश्न है वो है प्रिंटर का प्रकार नहीं है। यानी जो नीचे 4 नाम दिए गए हैं, आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन प्रिंटर का प्रकार नहीं है। तो जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का दिल से स्वागत है और लगातार आप लोग अपना कमेंट करते रहिए और बताइए कि पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या है।
दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है प्रिंटर का प्रकार नहीं है। दोस्तों सबसे पहले तो बता दें आपको कि प्रिंटर जो है कंप्यूटर के अंतर्गत एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो बाहर से लगाया जाता है, और प्रिंटर को हम लोग आउटपुट डिवाइस के तौर पे जानते हैं। आजकल बहुत सारे प्रिंटर आपको ऐसे मिलते हैं जिनमें स्कैनर विथ प्रिंटर होता है, यानी आप उससे स्कैनिंग का भी काम कर सकते हैं और प्रिंटिंग का भी काम आप आसानी से कर सकते हैं। जनरली प्रिंटर जो है वह एक आउटपुट डिवाइस है और उसके डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर ये सब प्रकार होते हैं, जबकि मल्टीमीडिया प्रिंटर नाम का कोई भी प्रिंटर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो यह जो है मल्टीमीडिया प्रिंटर, ये प्रिंटर का प्रकार नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर का प्रकार नहीं है मल्टीमीडिया प्रिंटर। दोस्तों आप लोग सभी लोग लगातार अपना कमेंट करते रहिए और आप सभी लोग पूरी तरह से इसे नोट भी करते चलें। अगर आपके पास नोटबुक है, आपने उसे ओपन कर रखा है, तो इन प्रश्नों में जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उनको आप नोट करते चलें, ताकि भविष्य में जब आप फिर कभी अकेले में बैठ के रिवीजन करें तो वहाँ पर ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिवीजन करने को मिल जाए। जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़े हैं, आज आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि पूरा लास्ट तक आप सेशन देखिएगा और मुझे अंत में ज़रूर कमेंट करके पहले वाले सेक्शन का यानी 40 प्रश्नों का आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपने कुल कितना उसमें राइट किया हुआ है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और जो अगला प्रश्न है वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से डॉस प्रॉम्प्ट को छुपाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉस के अंतर्गत जो प्रॉम्प्ट होता है उसे अगर आप छुपाना चाहते हैं यानी हाइड करना चाहते हैं तो आप कौन सा कमांड प्रयोग करेंगे। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, मोड कमांड, प्रॉम्प्ट ऑफ कमांड, इको ऑफ कमांड या बोथ, बी एंड सी कमांड। तो दोस्तों जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि यहां पर राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इको कमांड। जी हाँ दोस्तों, डॉस के अंतर्गत अगर आप प्रॉम्प्ट को ऑफ करना चाहते हैं तो आप इको कमांड का प्रयोग करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको इस कमांड का प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। ऑलरेडी हमने यहाँ पर डॉस को ओपन कर रखा है। मैं यहाँ पर डॉस के विंडो का थोड़ा सा साइज़ बड़ा करने वाला हूँ, यानी फॉन्ट का जो साइज़ है मैं यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। और आप देख पा रहे होंगे कि अब फॉन्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा हो चुका है और ये है आपका प्रॉम्प्ट। मैं CLS करके पहले पूरे स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ और अब इस प्रॉम्प्ट को मैं छुपाना चाहता हूँ, तो इसके लिए हमने ECHO और स्पेस करके हमने ऑफ कर दिया। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, अब देखिए आपका प्रॉम्प्ट जो है, मैं एंटर प्रेस करते हुए जा रहा हूं, प्रॉम्प्ट आपका पूरी तरह से ऑफ हो चुका है। और अगर इसे आप फिर से ले आना चाहते हैं तो आपको सेम कमांड टाइप करना है और उसको ऑन कर देना है। तो यहाँ पर हमने इको ऑन किया और जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, आप देखिए फिर से आपका प्रॉम्प्ट आ चुका है। अब आप एंटर प्रेस करेंगे तो बार बार आपका प्रॉम्प्ट दिखाई देगा, यानी प्रॉम्प्ट को ऑफ और ऑन करने के लिए आपको इको कमांड का प्रयोग करना है। तो पहले जो है यह प्रश्न का राइट आंसर डी था और यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से आज मैं सोचा हूँ कि आप लोगों को कुछ ऐसे प्रश्न जो प्रैक्टिकल बेस्ड हैं तो मैं उनको आपको सीधे सीधे करके दिखाता भी चलूँगा ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो जाए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये प्रश्न है आपका, निम्न में से किस ऑप्शन की सहायता से टास्क बार पर एड्रेस बार लाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो टास्क बार पे आप एड्रेस बार ला सकते हैं। नोटिफिकेशन एरिया कस्टमाइज का, प्रॉपर्टीज का, टूल बार का या फिर पर्सनलाइज का। चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि किस ऑप्शन की सहायता से टास्क बार पर एड्रेस बार लाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आपके सामने मैं राइट आंसर पे क्लिक करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं टास्क बार पे। मैंने राइट बटन क्लिक किया और देखिए सबसे ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है टूल बार का, और टूल बार में आपको एड्रेस
बार का आपको ऑप्शन मिल रहा है। दोस्तों जैसे ही एड्रेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखिए एड्रेस बार आ चुका है और यहाँ से अब आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप टास्क बार पर एड्रेस बार लाना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना पड़ेगा टूल बार का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टूल बार। तो दोस्तों टूल बार को हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्ड पैड के इंसर्ट ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, वर्ड पैड जो एप्लीकेशन है उसके इंसर्ट ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन नहीं आता है। पेंट ड्राइंग, एक्सेल स्प्रेडशीट, इंसर्ट ऑब्जेक्ट या फिर डेट एंड टाइम। जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए वर्ड पैड में इंसर्ट ऑब्जेक्ट ग्रुप में कौन सा ऑप्शन नहीं आता है। दोस्तों इसे भी मैं आपको सीधे करके दिखाता हूं। यहां पर देखिए नीचे में हमने पहले से ऑलरेडी वर्ड पैड ओपन कर रखा है और वर्ड पैड के अंतर्गत यहां पर देखिए इंसर्ट नाम का आपको इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन मिलता है और इस पर जैसे ही आप टैप करते हैं तो यहाँ पर इंसर्ट ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं और इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फीचर मिलता है, जबकि इंसर्ट ऑब्जेक्ट के इस ग्रुप में आपको एक्सेल का कोई फीचर नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको केवल पिक्चर, पेन ड्राइंग, डेट एंड टाइम और इंसर्ट ऑब्जेक्ट मिलता है और यहाँ पर ग्रुप की बात हो रही है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट वाले ग्रुप में आपको एक्सेल स्प्रेडशीट नहीं मिलता, जबकि इंसर्ट ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन के अंतर्गत अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको स्प्रेडशीट का फीचर मिल जाता है। तो यहाँ पर ग्रुप की बात हो रही है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि पेंट ड्राइंग, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, डेट एंड टाइम ये तीनों फीचर आपको वहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों एमएस वर्ड में नॉर्मल लाइन के ऊपर टेक्स्ट को लिखने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर आप एमएस वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं और एक सामान्यतः लाइन लिख रहे हैं और उसमें आप टेक्स्ट को कुछ ऊपर लिखना चाहते हैं तो सबस्क्रिप्ट का आप प्रयोग करेंगे या सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे, ओवरलाइन का यूज करेंगे या फिर स्ट्रिक थ्रू का यूज करेंगे। चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए नॉर्मल लाइन के ऊपर टेक्स्ट लिखने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी मैं सीधे आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो पेपर है वो ऑलरेडी एमएस वर्ड में भी बना है और यहाँ पर होम टैब के अंतर्गत हम आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम अपने कर्सर को यहाँ ब्लिंक करा लेते हैं और नॉर्मल लाइन के ऊपर में हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में आएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सुपरस्क्रिप्ट। कंट्रोल शिफ्ट प्लस इसका शॉर्टकट है और जैसे ही हम इस पर टैप करेंगे तो अब हम जो कुछ भी लिखेंगे ये देखिए नॉर्मल लाइन के ऊपर में लिख रहा है, यानी सुपरस्क्रिप्ट जो है यहाँ पर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सुपरस्क्रिप्ट। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आप सभी का लगातार कमेंट मिलता रहे, आप लोगों के कमेंट बहुत ही सही आते हैं और आप लोगों ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कमेंट किया है, तो ये जो है बिल्कुल सही आप लोगों का उत्तर है। आप लोग इसी तरह से अपना लगातार कमेंट करते रहें। दोस्तों अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल यूनिक प्रश्न है। आज के समय में जिन कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज वर्तमान समय में हम लोग जो भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। एनालॉग के अंतर्गत, मैकेनिकल के अंतर्गत, डिजिटल के अंतर्गत या फिर नॉन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों आज के वर्तमान समय के जो कंप्यूटर्स हैं वो सभी डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, आज के समय के जिन कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है वो सभी डिजिटल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला के स्टेप बाय स्टेप कार्य को चेक करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप चेक करना चाहते हैं तो किस ऑप्शन का आप यूज करेंगे। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, इवैल्यूएट फॉर्मूला, चेक फॉर्मूला,
शो फॉर्मूला या फिर डाटा वैलिडेशन। चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए एमएस एक्सेल में फॉर्मूला का स्टेप कैसे आप चेक करते हैं। दोस्तों अगर एमएस एक्सेल के अंतर्गत आप किसी फार्मूला का स्टेप चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इवैल्यूएट फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों इवैल्यूएट फार्मूला यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। हमने एमएस एक्सेल ओपन कर लिया, थोड़ा सा हम शीट की जूमिंग को यहाँ पर इंक्रीज कर लेंगे ताकि फॉन्ट यहाँ पर आप बड़ा सा देख पाएँ। यहाँ पर मैंने इक्वल प्रेस किया, कुछ संख्याएं हमने दी। यहाँ पर हम अलग अलग तरह के मैथमेटिकल सिंबल का भी इस्तेमाल कर लेंगे और इसके अलावा जो है मैं यहाँ पे एक नंबर जो है टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने जो है एक नंबर दे दिया और यहाँ पे जो है मैं इसे एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे दिया है। अब मैं इसे जैसे एंटर प्रेस करूंगा, ये देखिए आपके सामने सीधे रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों ये रिजल्ट कैसे आया है, इसे चेक करना है कि स्टेप क्या एमएस एक्सेल में इस्तेमाल हुआ है, तो आप आसानी से देख पाएंगे। हम चलते हैं फॉर्मूला के अंतर्गत और यहाँ पर फॉर्मूला ऑडिटिंग का एक ग्रुप मिलता है जिसमें इवैल्यूएट फार्मूला मिलता है और जैसे इस पर हम टाइप करेंगे तो हमारे सामने इवैल्यूएट फार्मूला का विंडो ओपन हो रहा है और आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले यहाँ नीचे लाइनिंग बनी है। पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन का काम हुआ है, फिर मैंने इवैल्यूएट पे क्लिक किया तो अब दिखा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर सबसे पहले सब्ट्रैक्शन हुआ है, इसके बाद से यहाँ पर डिवीज़न हुआ है और तब जाके लास्ट में इनमें एडिशन हुआ यानी जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा स्टेप दिखाने का काम कर रहा है इवैल्यूएट फार्मूला। यानी एमएस एक्सेल के अंतर्गत अगर किसी भी फार्मूला का प्रयोग हुआ है और उनका आप स्टेप बाय स्टेप कार्य चेक करना चाहते हैं तो इवैल्यूएट फार्मूला का आप इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएस पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का प्रयोग किस पर किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ट्रांजिशन का यूज़ आप किस पे करते हैं? स्लाइड पर, इमेज पर, सभी ऑब्जेक्ट पर या फिर नॉन ऑफ दीज? तो दोस्तों जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का प्रयोग आप किस पे करते हैं। दोस्तों पावर पॉइंट के अंतर्गत ट्रांजिशन का यूज़ हमेशा स्लाइड पर किया जाता है। अगर किसी इमेज या ऑब्जेक्ट की बात करें तो उस पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनिमेशन का, जबकि ट्रांजिशन का यूज़ हम लोग हमेशा स्लाइड पर करते हैं। प्रत्येक स्लाइड पर कुछ विशेष इफेक्ट जोड़ने के लिए हम लोग ट्रांजिशन का प्रयोग करते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड पर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमएस एक्सेस के अंतर्गत RDBMS बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दोस्तों अगर कल वाला आप लोगों ने सेशन देखा होगा तो आपके दिमाग में एकदम आंसर तुरंत आ गया होगा। फॉर्म, रिपोर्ट, टेबल एंड फॉर्म या टेबल एंड क्वायरी। चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए RDBMS बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों RDBMS का सबसे पहले हम आपको पूरा नाम बता दें, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है और ये बहुत बार एमएस एक्सेस के अंतर्गत पूछा जाता है, तो आप इसे तो ज़रूर देख लीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पिछले 3 दिनों से जो हम क्लास ले रहे हैं इसमें हम ज़रूर एक क्वेश्चन RDBMS का रखते हैं। दोस्तों RDBMS में अगर आप रिलेशन डाटाबेस DBMS के अंतर्गत यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत करना चाहते हैं तो टेबल एंड क्वायरी का आप प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर टेबल एंड क्वायरी हो जाएगा। अब चलते हैं पहले प्रश्न के बिल्कुल अंतिम प्रश्न पे। बिल्कुल यूनिक प्रश्न है, एडोब पेज मेकर में मिनिमम जूमिंग कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप एडोब पेज मेकर एप्लीकेशन चला रहे हैं तो उसमें सबसे कम जूमिंग कितना होगा? 10% होगा, 20% होगा, 25% होगा या फिर 40% होगा? चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए। दोस्तों मैं यहाँ पर सीधे प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। यहाँ ऑलरेडी हमने पेज मेकर को ओपन कर रखा है और यहाँ पर आप जूमिंग को अगर चेक करना चाहते हैं तो राइट बटन हम क्लिक करते हैं और यहीं पर देखिए अलग अलग तरह की बहुत सारी जूमिंग दी गई है और जो सबसे कम जूमिंग दी गई है यानी कि मिनिमम जूमिंग वो है 25% का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 25%। पेज मेकर के अंतर्गत जो है आपको 25% मिनिमम जूमिंग मिलती है। तो दोस्तों पहले प्रश्न को यहाँ पर हम लोगों ने फिनिश कर लिया और आई होप कि आपने
टोटली 10 स्कोर किया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप सबको पता है कि ये ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड है, यानी कि आपको लाइनर पढ़ना है और उसके बाद से ट्रू एंड फॉल्स की पहचान करना है। दोस्तों यहां पर देखेंगे कि विंडोज के अंतर्गत डायरेक्टरी को फोल्डर के नाम से जाना जाता है। आपको पहचानना है क्या ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है। आपको बताना है विंडोज के अंतर्गत डायरेक्टरी को फोल्डर के नाम से जाना जाता है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। दोस्तों ये जो लाइनर है ये पूरी तरह से ट्रू है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जो डायरेक्टरीज होते हैं उन्हें फोल्डर कहा जाता है। विंडोज़ एक प्रकार का GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जो CUI ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें डायरेक्टरी कहा जाता है, और GUI ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ में उसे फोल्डर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो लाइनर होगा पूरी तरह से ट्रू हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट लाइनर की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि क्या किसी वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहा जाता है। ये सेंटेंस ट्रू है या फिर फॉल्स है। जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए। किसी वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ये बिल्कुल सही है। कोई भी वेबसाइट जब आप ओपन करते हो और जो सबसे पहला पेज उसका ओपन होता है वो होम पेज कहलाता है। दोस्तों आप सभी लगातार अपना कमेंट करते रहिए, और आप लोगों का कमेंट जो है हम लगातार देख भी रहे हैं। तो यहाँ पर वेबसाइट का जो पहला पेज होगा वो होम पेज कहलाएगा, बिल्कुल ट्रू है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोरल ड्रा में किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बहुत आसान सा प्रश्न है। कोरल ड्रा के किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए आपको फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का प्रयोग करते हैं। चलिए जल्दी से बताइए राइट आंसर इसका ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो दोस्तों ये भी लाइनर जो दिया हुआ है ये भी पूरी तरह से ट्रू है, यानी कि ये टॉप के 3 जो लाइनर दिए हुए हैं तीनों के तीनों लाइनर बिल्कुल सही हैं, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट। IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कॉपर की बनी होती है। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, ट्रू है या फिर फॉल्स है। IC जो चिप है ये कॉपर की बनी होती है। दोस्तों आपको बता दें कि IC का पूरा नाम यहाँ पर लिख दिया गया है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे जैक किल्वी द्वारा तैयार किया गया है, और ये जो है कंप्यूटर के 3rd जनरेशन में प्रयोग होने वाला एक टेक्नोलॉजी है। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, और थर्ड में IC का प्रयोग किया जाता है। और IC जो है वो सिलिकॉन का बना होता है, कॉपर का नहीं बना होता है। तो ये जो सेंटेंस होगा वो फॉल्स हो जाएगा। IC सिलिकॉन का बना होता है, कॉपर का नहीं बना होता है, इसीलिए यह सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला ईमेल 1971 में भेजा गया था। जल्दी से बताइए क्या यह सही है या फिर गलत है। दोस्तों तब तक मैं आपको कुछ ईमेल के फैक्ट बताता चलूं। ईमेल जो है इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है, जो कि इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को भेजने और प्राप्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। दुनिया में सबसे पहली बार ईमेल मिस्टर रे टॉमलिंसन ने भेजने का काम किया था। रे टॉमलिंसन ने सबसे पहली बार 1971 में ही मेल भेजा था, इसीलिए पहला ईमेल 1971 में भेजा गया। यह सेंटेंस पूरी तरह से ट्रू है, तो बिल्कुल सही लाइनर है। अब चलेंगे नेक्स्ट लाइनर पे। आपने आधा देख ही रखा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक IP एड्रेस का उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना है इंटरनेट एक्सप्लोरर एक IP एड्रेस का उदाहरण है। ट्रू है या फिर फॉल्स है। यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फॉल्स। दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का ब्राउजर है और यह IP एड्रेस नहीं है, तो इसलिए यह सेंटेंस हो जाएगा फॉल्स। चलिए जल्दी से आप लोग एक और बोनस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। IP का पूरा नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, जो IP एड्रेस लिखा हुआ है इसमें आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि IP का पूरा नाम क्या है। जल्दी जल्दी अपना कमेंट कीजिए, और ये कमेंट मैं आपको कमेंट में ही आंसर करके बताऊंगा। IP का पूरा नाम।
नेक्स्ट लाइनर पे चलते हैं। देखिए दिया हुआ है सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर्ड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। क्या ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है? दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सीपीयू का पूरा नाम बता दूं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर्ड होते हैं, यह बात पूरी तरह से सही है, इसीलिए इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो यहाँ पर लाइनर है वो है किसी व्यापार के व्यापारी के द्वारा नकद खरीदारी पर जारी किया जाने वाला पर्ची कैश मेमो कहलाती है। चलिए जल्दी से बताइए, क्या यह सेंटेंस सही है या फिर गलत है? नकद खरीदारी पर जारी किया जाने वाला पर्ची कैश मेमो कहलाती है। क्या यह सही है या फिर गलत है? तो दोस्तों ये जो लाइनर है वो पूरी तरह से ट्रू है। जो नकद खरीदारी करने पर जो भी जारी किया जाता है पर्ची, जो बाउचर्स दिए जाते हैं, उनको हम लोग कैश मेमो कहते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट लाइनर पे। वर्डपैड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नेम .doc होता है। दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए, वर्डपैड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन .doc होता है, ट्रू है या फिर फॉल्स है? दोस्तों ये जो लाइनर है वो पूरी तरह से फॉल्स है। .doc माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल का एक्सटेंशन होता है, जबकि वर्डपैड के फाइल का एक्सटेंशन .rtf होता है। RTF यानी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। जी हाँ दोस्तों, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट वर्डपैड के डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है बैंक अकाउंट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों पहचानना है सही है या फिर गलत है। बैंक में जो अकाउंट खोले जाते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ट्रू। बैंक जो होता है इसमें अकाउंट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, और मैं नाम भी बताता चलूं तो सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ट्रू। तो यहां हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन जो है वो कवर किया, और आई होप कि अब तक आप लोगों का 100% का रिजल्ट जो है वो हो चुका होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है फिल यहां पर जो है मैच टेबल का। जी हाँ दोस्तों, आपको कॉलम एक्स को कॉलम वाई के साथ मैच करना है। तो दोस्तों आपके लिए मैं यहां पर पेज को थोड़ा सा जूम कर देता हूं, जूम आउट कर देता हूं, ताकि आपको एक ही बार में पूरा का पूरा दोनों जो है कॉलम देखने को मिल जाए, ताकि आप आसानी के साथ मैच कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो है ये पूरा का पूरा पेज एक ही बार में देखने को मिल जा रहा है, और यहाँ x वाले कॉलम को y वाले कॉलम के साथ आपको मैच करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो x वाले कॉलम को आप पढ़िए, और फिर y वाले कॉलम के सभी ऑप्शंस को एक बार ध्यान से आप देख लीजिए, तब जाकर के आपको मैच करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है मेमोरी। अब यहाँ पर देखिए हाई कॉन्ट्रास्ट, ये कुछ शॉर्टकट्स, प्राइमरी सेकेंडरी। तो मेमोरी जो है प्राइमरी सेकेंडरी होता है। नीचे भी एक बार हम लोग देख लेते हैं एड्रेस, यहाँ पर कुछ और सारी बातें दी हुई हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा मेमोरी का, इसको हम मैच करेंगे सी के साथ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो मेमोरी जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। डॉस इज अ, दोस्तों डॉस क्या है? तो यहाँ पर आप देखिए डॉस के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स दिए हैं दोस्तों। CUI ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, डॉस जो है यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी कमांड यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी पूरी तरह से ट्रू, इसके साथ आपको मैच कर लेना है। देखिए ट्रू फॉल्स का बुखार अभी नहीं उतरा है, आप डॉस को मैच कर लीजिए F के साथ। नेक्स्ट है पेन ड्राइव। दोस्तों पेन ड्राइव एक तरीके का मेमोरी है, जिसे कि हम लोग डाटा ट्रैवलर या फिर हम लोग जो है USB का, इसको हम लोग USB में लगाते हैं। आजकल वर्तमान में स्टोरेज के तौर पर सबसे ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। तो पेन ड्राइव से रिलेटेड देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है ऑप्शन। तो दोस्तों पेन ड्राइव एक तरह का पोर्टेबल डिवाइस होता है, क्योंकि इसको जब आप चाहें जिस भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और चाहें तो इसे आप रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर पेन ड्राइव का हो जाएगा वो हो जाएगा पोर्टेबल डिवाइस, यानी कि 3.3 को आप मैच कर लेंगे आई के साथ। नेक्स्ट दिया है एग्जाम्पल ऑफ थीम, थीम का उदाहरण।
तो दोस्तों हाई कॉन्ट्रास्ट जो है वो थीम का एग्जाम्पल होता है, तो यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्ट के साथ आपको इसे मैच करना होगा। हैंगिंग इंडेंट इन वर्ड, दोस्तों हैंगिंग इंडेंट की यहाँ पर बात हो रही है एमएस वर्ड में। तो हैंगिंग इंडेंट की अगर बात करें तो यहाँ देखिए यूज हॉरिजॉन्टल रूलर, आप हैंगिंग इंडेंट को एमएस वर्ड में हॉरिजॉन्टल रूलर से यूज़ करते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाता चलूँ, मैं यहीं पर व्यू में आ जाता हूँ और रूलर को मैं यहाँ से ला लेता हूँ। आप देखिए रूलर जो है हमारा अभी आ जाएगा और ये रहा रूलर, आप देख पा रहे होंगे। तो ये रूलर जो है आपको हॉरिजॉन्टल रूलर पर दिखाई देता है, जिसको हम लोग हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। जब ये दोनों रूलर जो है एक साथ, रूलर कह रहा हूँ, ये दोनों के दोनों इंडेंट जब एक साथ होते हैं तो हॉरिजॉन्टल रूलर पर आपको हैंगिंग इंडेंट देखने को मिल जाता है। तो ये जो है इसको आप मैच कर लेंगे यूज हॉरिजॉन्टल रूलर के साथ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नेम बॉक्स शो। जी हाँ दोस्तों, नेम बॉक्स कहाँ पर शो होता है या फिर नेम बॉक्स में क्या शो होता है? तो दोस्तों सेल एड्रेस जो है वो नेम बॉक्स में दिखाई देता है। किसी भी सेल का पता आपको नेम बॉक्स में दिखाई देता है। आपको हम दिखाते चले, ये देखिए एमएस एक्सेल हमने ओपन कर लिया और हम जिस सेल में मौजूद हैं उसका पता यहाँ नेम बॉक्स में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डी और रो है 5, तो यहाँ आप D5 देख पा रहे हैं। तो किसी भी सेल का जो पता है वह दिखाई देता है नेम बॉक्स में। तो नेम बॉक्स शो सेल एड्रेस। नेक्स्ट दिया है स्लाइड शो। दोस्तों स्लाइड शो की अगर बात करें तो ये जो है इसका शॉर्टकट यहाँ पर दे रखा है F5। स्लाइड शो का शॉर्टकट होता है F5। जब भी आप किसी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में यानी पावर पॉइंट में किसी बनाए गए स्लाइड को शो करते हैं तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में F5 बटन प्रेस करना होता है। जबकि अगर करेंट स्लाइड को प्ले करना हो तो आपको शिफ्ट के साथ F5 बटन का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है वो है OLE ऑब्जेक्ट डाटा। जी हाँ दोस्तों, OLE ऑब्जेक्ट डाटा, इसको देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। तो OLE ऑब्जेक्ट डाटा के लिए दोस्तों इज यूज्ड फॉर फोटो। OLE ऑब्जेक्ट डाटा को हम लोग फोटो वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। OLE का पूरा नाम है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग और ये MS एक्सेस डेटाबेस प्रोग्राम में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो OLE को हम लोग इस्तेमाल करेंगे फोटो को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है एलिप्स टूल। दोस्तों एलिप्स टूल जो है इसका एक ही ये ऑप्शन दे रखा है शॉर्टकट की, वो है F6। तो एलिप्स का शॉर्टकट F6 होगा, इसको आप मैच कर लेंगे J के साथ। और लास्ट दे रखा है टास्क मैनेजर। दोस्तों टास्क मैनेजर की यहाँ पर बात हो रही है और टास्क मैनेजर का आप इसको मैच कर लेंगे B के साथ। टास्क मैनेजर का शॉर्टकट दे रखा है कंट्रोल अल्ट डेल बटन। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल अल्ट के साथ डेल बटन आप प्रेस करके और यहाँ से भी आप टास्क मैनेजर के अंतर्गत जा सकते हैं। इसके अलावा एक और शॉर्टकट होता है और वो है कंट्रोल के साथ स्केप बटन। कंट्रोल स्केप करेंगे तो भी आपको टास्क मैनेजर मिल जाएगा, या कंट्रोल अल्ट और डेल बटन का आप इस्तेमाल करेंगे तो भी आप टास्क मैनेजर में जा सकते हैं। दोस्तों एक बात आज ध्यान से समझें कि जब भी आप मैच टेबल का कोई भी प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आप जो है उसके सामने सीधे सीधे मिलाते चलिए ताकि वो ऑप्शन आपका हट जाए और जितने बच जाए केवल उसी में आपको अब ढूंढना पड़े। तो अगर आप मैच कर लेते हैं या उनके नाम के सामने उसका ऑप्शन लिख रखते हैं तो फिर आप बड़े आसानी के साथ जो है उनको मिलाने का काम कर सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं होंगे। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी इस तरह के मैच टेबल के आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो जब आप किसी को मिलाने जा रहे हों तो अगले वाले कॉलम के सभी ऑप्शनों को आप चेक कर लें, जो सबसे आपको अच्छा लग रहा हो उसके साथ उसको मैच करें, तब आप बड़े आसानी के साथ अपना राइट आंसर कर पाएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला जो हमारा प्रश्न है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 वाला और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फिल इन द ब्लैंक के तौर पे है। दोस्तों ये जो प्रश्न है इसमें भी 10 आपको मिलेंगे, एक एक नंबर का होगा और टोटल 10 मार्क्स का होगा। और सबसे पहला जो इसमें प्रश्न है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव को हम कैसा स्टोरेज, ये किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है। दोस्तों हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD को कैसा स्टोरेज डिवाइस माना जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या फिल किया जाएगा। हार्ड डिस्क ड्राइव को कैसा स्टोरेज माना जाता है।
तो दोस्तों बता दें कि कंप्यूटर के अंदर दो तरह का स्टोरेज यूज़ किया जाता है, एक है प्राइमरी स्टोरेज और दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है यह एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस माना जाता है। हार्ड डिस्क के अंतर्गत कोई भी छोटी बड़ी फाइल हम लोग इस्तेमाल करते हैं और आजकल वर्तमान में एसडीडी का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। एसएसडी का, एसडीडी में कह रहा हूँ, एसएसडी का ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, विंडोज़ ओएस में क्लॉक किस एरिया में दिखाई देता है? जी हाँ दोस्तों, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो घड़ी होता है वो आपको कहाँ दिखाई देता है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि ये है टास्क बार और टास्क बार के इस एरिया में, यानी कि नोटिफिकेशन एरिया में आपको घड़ी दिखाई देता है। तो विंडोज़ ओएस में क्लॉक नोटिफिकेशन एरिया में दिखाई देता है। आप सभी अपना लगातार कमेंट करते रहें ताकि चेक भी होता रहे कि आप लोगों ने कितना राइट आंसर किया है। नेक्स्ट लाइनर पे चलते हैं और यहाँ पर देखिए दिया है एसेसरीज के अंतर्गत विंडोज़ सेटिंग को करने के लिए आप किस ऑप्शन का प्रयोग होता है? तो दोस्तों अगर आप एसेसरीज चला रहे हैं और आप विंडोज़ की सेटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? दोस्तों आपको बता दें कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा गेटिंग स्टार्टेड का। गेटिंग स्टार्टेड के अंतर्गत आप आकर के और बड़े आसानी के साथ विंडोज़ की सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं जैसा चाहें, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल पैनल और उसके सभी भागों को भी दिया गया रहता है। और यदि आप कंट्रोल पैनल में चले जाएंगे तो विंडोज़ के हर एक पार्ट की सेटिंग आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिल करेंगे गेटिंग स्टार्टेड। अब चलेंगे नेक्स्ट, अगला जो है वो है वर्ड में एक फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे पर लगाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? जी हाँ दोस्तों, वर्ड के अंतर्गत अगर कोई एक फॉर्मेटिंग है और वही फॉर्मेटिंग आप दूसरे जगह अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। कौन सा आप ऑप्शन इस्तेमाल करके और किसी वर्ड की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे पे अप्लाई करेंगे? तो दोस्तों सीधे मैं आपको करके दिखाता भी चलूँ। यहाँ पर देखिए हम होम टैब में आते हैं, किसी एक टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसके इटैलिक भी इसको कर लिया, इसके अलावा मैं यहाँ पर इसको अंडरलाइन भी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर लेता हूँ। और दोस्तों अब इसी फॉर्मेटिंग को कहीं और मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो होम टैब के अंतर्गत हमको ऑप्शन मिल रहा है फॉर्मेट पेंटर, और मैं इसे सेलेक्ट करके और जिस शब्द को मैं सेलेक्ट कर लूँगा आप देखिए सेम टू सेम वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी हो चुकी है। तो फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का प्रयोग करके हम किसी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे पर लगाने का काम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको सीधे सीधे यहाँ से दिखा भी दिया। तो दोस्तों ये जो है आपको यहाँ पर भर देना है फॉर्मेट पेंटर। कंट्रोल शिफ्ट सी इसका शॉर्टकट होता है। मैं आपको दिखाता भी चलूँ, देखिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट सी इसका शॉर्टकट होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट लाइनर की तरफ, यानी अगला जो हमारा यहाँ पर सेंटेंस है SQRT फार्मूला का परिणाम क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर SQRT की बात हो रही है कि यहाँ पर जो लिखा गया है इस फार्मूला का परिणाम क्या होगा? दोस्तों SQRT यानी स्क्वायर रूट, और 64 का स्क्वायर रूट जो होगा वही यहाँ पर परिणाम होगा। चलिए मैं MS एक्सेल में करके आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा इक्वल SQRT और उसके बाद से मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया। दोस्तों आप डायरेक्ट 64 नंबर को भी लिख करके और ब्रैकेट बंद करके और एंटर कर सकते हैं। ये देखिए 8 आ गया, और वहाँ प्रश्न में आपको दिया हुआ था डबल कोट के अंतर, तो हम लोग करके देख लेते हैं। SQRT हमने टाइप किया, ब्रैकेट स्टार्ट करके और हमने डबल कोट लगाया, और यहाँ पर जो है हमने 64 टाइप करके डबल कोट बंद किया, फिर ब्रैकेट बंद करके हमने एंटर किया, और ये देखिए आपको यहाँ पर भी रिजल्ट सेम टू सेम दिखा रहा है। यानी डबल कोट के अंदर अगर आप नंबर को लिख रहे हैं तो भी आपको वही उत्तर मिलेगा, और बिना आप डबल कोट के आप लिखेंगे तो भी आपको उत्तर मिलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आप फिल करिएगा 8। अब चलते हैं नेक्स्ट, SSD का फुल फॉर्म पूछा गया। दोस्तों अभी हमने परसों के क्लास में आप लोगों को बताया था SSD का फुल फॉर्म, तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि SSD का पूरा नाम क्या है। दोस्तों SSD का जो पूरा नाम होगा वो हो जाएगा
सॉलिड स्टेट ड्राइव। जी हाँ दोस्तों, सॉलिड स्टेट ड्राइव ये जो है SSD का पूरा नाम है। नेक्स्ट यहां पर देखिए दिया हुआ है 1024 MB इक्वल, यानी 1024 MB जब मिलेंगे तो क्या बनेगा। तो दोस्तों 1024 MB बराबर होता है 1 GB, यानी 1024 MB 1 GB के बराबर होगा। तो यहां पर आप भर देंगे 1 GB। अब चलेंगे नेक्स्ट, पेजमेकर में, यानी पेजमेकर में पॉइंटर टूल का शॉर्टकट क्या है। जी हाँ दोस्तों, पॉइंटर टूल अभी कल के सेशन में हमने इस पर डिस्कस किया था, पूरे के पूरे सभी टूल का शॉर्टकट आप लोगों को बताया था। तो जल्दी से बताइए पेजमेकर में पॉइंटर टूल का शॉर्टकट क्या होगा। दोस्तों पॉइंटर टूल जो है इसका शॉर्टकट पेजमेकर के अंतर्गत F9 होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा F9। नेक्स्ट यहाँ दिया है शट डाउन का शॉर्टकट की क्या है। जी हाँ दोस्तों, शट डाउन का आपको शॉर्टकट बताना है कि शट डाउन करने के लिए आप किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों शट डाउन अगर आपको करना हो अपने कंप्यूटर सिस्टम को तो उसके लिए आपको अल्ट के साथ F4 बटन का इस्तेमाल करना होता है। अल्ट F4 आप करके और अपने कंप्यूटर को आप बड़े आसानी के साथ शट डाउन कर सकते हैं। और बिल्कुल लास्ट यहाँ पर प्रश्न है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो को रोकने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रोकने की बात हो रही है। बाहर निकलने के लिए तो हम लोग स्केप बटन का इस्तेमाल करते हैं, स्केप दबाते हैं तो किसी भी स्लाइड शो से हम बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप पावर पॉइंट के अंतर्गत स्लाइड शो को रोकना चाहते हैं तब आप कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप अपना शॉर्टकट बताइए और उसी को फिल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है। पावर पॉइंट में अगर आप स्लाइड शो को रोकना चाहते हैं तो कीबोर्ड में आपको S अल्फ़ाबेट प्रेस करना होगा। S बटन को प्रेस करते ही आपका जो स्लाइड शो है वो रुक जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट और सेकंड पार्ट पे। दोस्तों सेकंड पार्ट के बारे में मैंने आप लोगों से कई बार डिस्कस किया है और आप लोगों को बताया है कि सेकंड पार्ट में कुल 5 प्रश्न आपको मिलेंगे। उन 5 में से केवल आपको 4 करना होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा सेकंड पार्ट को, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। और जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आपके इन 40 प्रश्नों में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि 40 प्रश्नों में से आपने कुल कितने राइट आंसर किए हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में, यानी इस क्लास की शुरुआत में आप लोगों से वादा किया था कि आज हम आपके इस टेस्ट को लेते समय आपको इस क्लास में ही कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स भी देंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब भी आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए सबसे पहला तो ज़रूरत आपको यह है कि आप अपने टाइम को सही से मैनेज करें। जी हाँ दोस्तों, आपको अंतिम समय में यानी एग्ज़ाम के बिल्कुल नज़दीक आ जाने के बाद बिल्कुल सही तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करना है ताकि आपके प्रॉपर वर्क होते रहें, आप अपना काम भी करते रहें और उसमें से मैक्सिमम टाइम निकाल करके और आप अपने रिवीजन को कंटिन्यू कर सकें। इसके अलावा जो भी आपने स्पेशल नोट्स बना रखे हैं या फिर जो भी आपने कुछ स्पेशल शॉर्टकट्स वगैरह कहीं लिख रखा है उनको आप कंटिन्यू रिवीजन करते चलें, क्योंकि आप देखते हैं कि हर एक मॉडल पेपर में मैं कम से कम 4-5 या कभी कभार 10 शॉर्टकट भी रखता हूं। तो यहां पर जो है शॉर्टकट्स भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनका भी आपको कंटिन्यू रिवीजन करते रहना है। दोस्तों इसके अलावा एक बात का और आप ध्यान दे सकते हैं, वो ये कि अगर आपके फ्रेंड्स आपके पास में हो तो आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन से बहुत सारी बातें जो हैं आपको काफ़ी अच्छे से याद रहता है कि यार हम लोगों ने यहाँ बैठ करके ग्रुप डिस्कस किया था। तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रहती हैं। तो सबसे पहले तो अपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। जो भी आपने नोट्स क्रिएट कर रखे हैं उनको आप अच्छे से रिवीजन करिए और डिस्कस भी करते रहिए ताकि आपकी तैयारी होती रहे। और इसके बाद तो बाकी मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए, मैं आपको इतने सारे प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, इतना मॉडल पेपर मैं आपको दे दूंगा कि इन सभी वीडियोस को आप देख लेंगे तो ADCA का पेपर तो आप चुटकियों में निकाल लेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको सारे प्रश्नों को पढ़ करके बता देता हूँ कि किस तरह के प्रश्न जो है वो आपको सेकंड पार्ट में मिलेंगे। दोस्तों जो सेकंड पार्ट होता है ये सब्जेक्टिव पार्ट होता है, इसमें आपको हर एक प्रश्न का आंसर करना होता है, वो भी रिटेन फॉर्मेट में। तो दोस्तों जो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर 5वां है वो है मेल मर्ज से रिलेटेड। मेल मर्ज को
एक उदाहरण के साथ परिभाषित करिए। जी हाँ दोस्तों, मेल मर्ज MS वर्ड का एक पार्ट है और आप देख पाएंगे कि इसके लिए एक पूरा का पूरा टैब बनाया गया है और मेलिंग टैब के अंतर्गत आप मेल को स्टार्ट करना, लिस्ट क्रिएट करना, उसमें एडिटिंग करना, एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन और कुछ फील्ड इंसर्ट करना, उन्हें हाईलाइट करना, रूल्स को चेक करना, टेबल को मैच करना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा रिजल्ट को प्रीव्यू करना और फिर उसे सेंड करना या फिर सेव कर देना। ये पूरा का पूरा मेलिंग का जो है, मेल मर्ज का ये पूरा का पूरा जो है स्टेप हो जाएगा और इसको आप एग्जाम्पल के साथ आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा रैम और हार्ड डिस्क में आपको अंतर स्पष्ट करना है कि रैम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, रैम में क्या होता है, हार्ड डिस्क में क्या होता है, रैम में क्या कमी है, हार्ड डिस्क में क्या कमी है। इस तरीके का आप डिफरेंस दोनों में कुछ पॉइंट टू पॉइंट करके लिख सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप सिंपली इनका आंसर करते समय एक साइड में आप रैम लिख लीजिए, एक साइड में आप हार्ड डिस्क लिख लीजिए और बीच में आप एक लाइन कर लीजिए और पॉइंट वाइज पॉइंट इनमें अंतर लिखे। जैसे सबसे पहला पॉइंट तो आप कर सकते हैं कि रैम का पूरा नाम ये है और हार्ड डिस्क को हम लोग HDD भी कहते हैं, जिसको हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है। फिर रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। इस तरह के कई सारे पॉइंट्स में आप इनका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है वो है स्लाइड ट्रांजिशन का। स्लाइड ट्रांजिशन पर आपको एक लेख लिखना है, टिप्पणी लिखनी है। तो स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, पावर पॉइंट में इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्या इनसे बेनिफिट होता है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए हम कौन कौन सा ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हैं, ये सारी बात हम इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा PC और स्मार्टफोन पे चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम और कार्य लिखिए। किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए OS की आवश्यकता क्यों होती है, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है इसको आप अपने माइंड, प्रेजेंट्स ऑफ माइंड का यूज़ करके और इन्हें लिख सकते हैं कि PC पे कौन सा OS इस्तेमाल होता है, स्मार्टफोन जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कैसे वर्क करते हैं। इसके अलावा किसी डिवाइस के लिए OS क्यों ज़रूरी है, इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत ही खास है। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड सेल एड्रेस में क्या अंतर है, उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस किसे कहते हैं, रिलेटिव किसे कहते हैं, मिक्स्ड किसे कहते हैं, आपको इन तीनों को एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों इसको भी चाहें तो आप टेबल फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हैं। एक तरफ आप एब्सोल्यूट लिख लिए, फिर रिलेटिव लिख लिया और फिर मिक्स लिख लिया और इनको आप पॉइंट में करके और एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा MS वर्ड और पेजमेकर की तुलना करनी है कि MS वर्ड कैसा एप्लीकेशन है, पेजमेकर कैसा एप्लीकेशन है, MS वर्ड में आपको कौन से फीचर मिल जाते हैं, पेजमेकर में आपको कौन से फीचर मिल जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों आज हमने 4-5 प्रश्न जो है इस तरीके से कंपेयर करने वाले या तुलना करने वाले प्रश्न दे रखे हैं या उनमें अंतर बताने के लिए दे रखा है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अगर आपको आते हैं तो आप बड़े आराम से टेबल का फॉर्मेट बना करके और उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं, जिससे कि कॉपी चेक करने वाले को काफ़ी अच्छा लगेगा और वो आपको मैक्सिमम स्कोर उसमें देगा जितना भी हो सकता है। डॉस और विंडो में आने वाले विविधताओं का आपको वर्णन करना है, यानी कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है, डॉस कैसा OS है, विंडोज़ कैसा OS है, इनकी कैसे आपको कंपेयर करना है। इन दोनों में आपको कंपेयर करना है कि डॉस कैसा है, विंडोज़ कैसा है, इनमें क्या विविधताएं हैं, डॉस के अंतर्गत क्या हो सकता है, विंडोज़ में क्या हो सकता है, किसमें क्या नहीं हो सकता है, ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा एसेसरीज ग्रुप में सभी आने वाले विकल्पों का नाम लिखिए और स्निपिंग टूल का कार्य लिखिए। दोस्तों इसके लिए मैं आपको दिखा दूं कि जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम में जाते हैं तो यहां पर आपको मिलता है एसेसरीज, और एसेसरीज में कितने ऑप्शन आते हैं इनको यहां पे एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप एसेसरीज पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इतने सारे ऑप्शन इसमें आते हैं, इनका आपको बस जनरली नाम लिख देना है और इसमें स्निपिंग टूल को एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। स्निपिंग टूल मैंने आपको बताया है कि ये किसी भी एरिया का स्क्रीनशॉट करने के लिए यानी पिक्चर लेने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप इनका नाम भी याद रखेंगे और साथ ही साथ स्निपिंग टूल को यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेंगे। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 7, लुकअप विजार्ड डाटा से आप क्या समझते हैं, MS एक्सेस में इसका प्रयोग
कैसे होता है। जी हाँ दोस्तों, लुकअप की यहाँ पे बात हो रही है। लुकअप का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, एमएस एक्सेस में इसका प्रयोग कैसे होता है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बता सकते हैं। दोस्तों लुकअप जो है वो लिस्ट वगैरह क्रिएट करना हो तो डाटाबेस के अंतर्गत हम लोग इसका यूज़ करते हैं। कोई भी तरह का डेटाबेस आपको तैयार करना हो जिसमें लिस्ट बनाना हो तो आप लुकअप का प्रयोग कर सकते हैं। पावर पॉइंट में आपको व्यू बटन का प्रयोग क्यों किया जाता है, सभी को स्पष्ट करें तो बता दें। पावर पॉइंट में आपको कई सारे व्यू बटन देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये एमएस वर्ड एप्लीकेशन है और यहाँ पे आप 5 अलग अलग व्यू बटन देख पा रहे हैं। उसी तरह से पावर पॉइंट में भी आपको अलग अलग व्यू बटन मिलते हैं जो अलग अलग तरह के स्लाइड को प्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा फंक्शन लाइब्रेरी का प्रयोग क्यों किया जाता है और यह किस टैब के अंतर्गत आता है। दोस्तों आपको दिखा दें, एमएस एक्सेल के अंतर्गत आपको एक फंक्शन लाइब्रेरी मिलता है। ये देखिए, फॉर्मूला टैब के अंदर फंक्शन लाइब्रेरी नाम का आपको एक फीचर मिल रहा है जिसमें कि हर तरह के फंक्शंस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके रखा गया है। तो दोस्तों अलग अलग डिवाइड किए गए कैटेगरी को फंक्शन लाइब्रेरी के अंतर्गत रखा गया है और इनको अलग अलग तरह के फार्मूलाओं को ढूंढने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बड़े आसानी के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा एमएस एक्सेस की आवश्यकता क्यों पड़ती है और यह किसी यूज़र के लिए किस प्रकार से फ़ायदेमंद है, यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एमएस एक्सेस जो है वो एक डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम है। अगर किसी तरह का डेटाबेस आपको तैयार करना है तो बड़े आसानी के साथ आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और यह किसी भी यूज़र के लिए बहुत तरह के लिस्ट क्रिएट करने हों, डेटाबेस बनाने हों, टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट, क्वेरी वगैरह क्रिएट करना हो, तब आप एमएस एक्सेस का यूज़ करते हैं। अब चलेंगे हम लोग 8वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं, ये जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस यानी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन सभी को आप लोग नोट कर लें और इन सभी को आप लोग बड़े आसानी से घर पे थोड़ा सा लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि जब फाइनल पेपर में आप जाएं तो वहाँ पर आपके रिटन में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है वो है एडोब पेजमेकर से रिलेटेड। एडोब पेजमेकर के अंतर्गत स्टैंडर्ड टूल बार का यूज़ क्यों किया जाता है। दोस्तों आपको एडोब पेजमेकर में दिखा दूं कि जैसे पेजमेकर ओपन करते हैं तो मेन्यू बार के नीचे आपको ये स्टैंडर्ड टूल बार दिखाई देता है और इस पर कुल टूल्स की संख्या 30 यानी 30 होती है। और इनका यूज़ आप क्यों करते हैं, तो भाई सभी मेन्यू के जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं जिनका बार बार यूज़ है उनको यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार में दे दिया गया है ताकि आप कोई भी काम आसानी से कर सकें, जल्दी से कर सकें। तो इनका यूज़ आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोरल ड्रा में टूल बॉक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है और इसके अंतर्गत आने वाले टूल्स का नाम लिखिए। दोस्तों कोरल ड्रा एप्लीकेशन में आप देख पाएंगे कि लेफ्ट साइड में एक टूल्स दिखाई देता है। मैं आपको दिखा भी देता हूं। विंडो के साथ मैंने R बटन प्रेस किया और यहां पर हमने कोरल DRW प्रेस करके और जैसे इंटर किया तो आप देखेंगे कि कोरल ड्रा आपके सामने एप्लीकेशन ओपन हो रहा है और यहाँ पर लेफ्ट साइड में, दोस्तों कोरल का कोई भी वर्जन हो, आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड में यह इसका टूल बॉक्स दिखाई देता है। हालांकि अलग अलग वर्जन में कुछ टूल्स की संख्या कम अथवा ज़्यादा हो सकती है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप जैसे ही कोरल ड्रा ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट साइड में आपको टूल बॉक्स देखने को मिल रहा है और इन टूल बॉक्स के नाम को आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें तो अगला हमारा प्रश्न है पेजमेकर में कंट्रोल पैलेट का प्रयोग क्यों किया जाता है और इसके अंतर्गत आने वाले किन्हीं 5 का कार्य स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों पेजमेकर जो है इसमें आपको कंट्रोल पैलेट नीचे की तरफ मिलता है। सीधे मैं आपको दिखाता चलूं तो ये देखिए, ये आपका कंट्रोल पैलेट है और इसकी खासियत ये है कि जिस टूल को आप सेलेक्ट करते हैं उस टूल से रिलेटेड ये कंट्रोल पैलेट चेंज हो जाता है। अभी देखिए हमने ये टूल सेलेक्ट किया, ये चेंज हो चुका है। हमने यहाँ पर लाइन टूल का सिलेक्शन किया, ये देखिए चेंज हो चुका है। तो कंट्रोल पैलेट जो है वो टूल बॉक्स पर डिपेंड करता है और ये प्रत्येक टूल्स पर जब हम क्लिक करते हैं तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देता है और इनमें से किसी भी 5 ऑप्शन को आप चाहें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का प्रयोग किसी व्यापार का व्यापारी क्यों करता है, इसमें आने वाले सभी भागों को स्पष्ट करें। तो दोस्तों डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, कैसे बिजनेसमैन इनका यूज़ करते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ों को आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो भी पूरा डिटेल में। अब चलेंगे बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन के तरफ।
बैंक अकाउंट कितने प्रकार का होता है स्पष्ट करें। तो दोस्तों ऊपर में ही हम लोगों को एक क्वेश्चन मिल गया था कि बैंक अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। अब इन्हें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेविंग अकाउंट क्या होता है, कैसे इसमें वर्क होता है। इसके अलावा आपको सेविंग अकाउंट के अलावा करेंट अकाउंट मिल जाएगा, करेंट अकाउंट कौन लोग यूज़ करते हैं, क्या उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, कैसे वो कार्य करता है, इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है वेबसाइट वेब पेज यूआरएल क्या है स्पष्ट करें। यानी वेबसाइट किसे कहते हैं, वेब पेज किसे कहते हैं, यूआरएल किसे कहते हैं, ये भी आप यहाँ पर इजीली तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख पाएंगे कि भारत में नवीन कर प्रणाली यानी जो जीएसटी है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके दर को कितने भागों में बांटा गया है, इनको आप एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों जीएसटी जो है ये 5 अलग अलग भागों में बटा होता है और इसके अलावा जो है इनके दर को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जीएसटी के प्रकार की अगर बात करें तो ये 3 तरह का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो इनको आप चाहें तो यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बिल्कुल अंतिम प्रश्न दिया गया है अकाउंटिंग बाउचर क्या है और इसके द्वारा टैली में क्या कार्य होता है स्पष्ट करें। तो दोस्तों अकाउंटिंग बाउचर जो है इसके बारे में पहले तो इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, टैली में इनका क्या कार्य है उसको आप क्लियर करेंगे और साथ ही साथ इसको पूरा डिटेल में आप इसका विवरण जो है लिख देंगे। दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों को मैं समझा दूं कि पार्ट 2 जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि पार्ट 2 में कुल टोटल 5 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, इसके अलावा 7 है, 8 है और 9 है। 7, 8, 9 यानी 5 प्रश्न है और इन 5 में से करना आपको केवल 2 है। जी हाँ दोस्तों, 5 प्रश्नों में से 2 कह रहा था मैं, 4 है। 5 प्रश्नों में से केवल 4 प्रश्न आपको करना है, एक किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ देना है। एक बार फिर से मैं समझा दूं कि जो भी आप प्रश्न छोड़ेंगे उनके ये सभी पार्ट्स को आपको छोड़ देना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 को स्किप कर रहा हूं तो मुझे ये सभी प्रश्न छोड़ देने होंगे। उसके बाद 6, 7, 8, 9 के अंदर जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उन सभी को आपको सॉल्व करना होगा। तो आई होप कि आज का ये जो पूरा का पूरा क्लास है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस पूरे क्लास से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा, बहुत ज़्यादा आपको अच्छे अच्छे और बिल्कुल नए यूनिक क्वेश्चन मिले होंगे और आपकी एडीसीए की तैयारी में भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। आप सभी लोग इसी तरह से लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए और मैं आपके एग्ज़ाम तक आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करा दूंगा जिससे कि एग्ज़ाम के दिन में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इन सब से देखने को मिलेगा, क्योंकि यही उसका सिलेबस है और इसी तरह के प्रश्न जो है वो यहाँ एडीसीए में पूछे जाते हैं। तो लगातार इसी तरह का कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को तो ज़रूर आप एक लाइक करिए ताकि आपके इस लाइक को देखकर हम मोटिवेट हों और लगातार इस तरह का कंटेंट, लगातार इस तरह के क्लास हम आपके लिए बनाते रहें। तो सभी दोस्तों अपना ध्यान रखें, जहां भी हो आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें और इस तरह का लगातार आप सभी लोग हमारे साथ कमेंट करके जुड़ते रहिए। तो मिलते हैं अगले कुछ खास क्लासेस में, खास वीडियोस में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड नाइट।